एकेडमी। तो आज हमारे बहुत दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं। दिक्कत हो गई थी, बीच में वीडियो नहीं बना पाया था मैं। तो लास्ट टॉपिक हमारा था मोशन एंड स्ट्रेट लाइन, हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारा एक टॉपिक बचा था रिलेटिव वेलोसिटी और रिलेटिव मोशन। उसमें हमारा वेक्टर्स का यूज होता है, इसलिए आज हम पहले वेक्टर्स पढ़ेंगे। आज पूरा नहीं पढ़ेंगे, वेक्टर्स पढ़ेंगे हम पहले, अब उसके बाद रिलेटिव मोशन करेंगे, फिर इसी वेक्टर वाले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आइए गाइस, बिना आपका टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। आप सभी को पता है फिजिकल क्वांटिटीज जो होती हैं वो दो तरह की होती हैं, एक तो स्केलर होती हैं और एक वेक्टर होती हैं। स्केलर वेक्टर ये क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। स्केलर फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती लेकिन उनके पास मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। और वेक्टर कौन से होते हैं, जिनके पास डायरेक्शन भी होते हैं और मैग्नीट्यूड भी होती है। ठीक है, डायरेक्शन भी होता है इसके पास और मैग्नीट्यूड भी होता है। ठीक है, स्केलर के एग्जांपल है आपका डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, ये सब आपके हैं स्केलर के एग्जांपल। ठीक है, लेकिन आपके वेक्टर के भी एग्जांपल हैं, वो हैं आपके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये कुछ एग्जांपल हैं आपके वेक्टर क्वांटिटी के और कुछ एग्जांपल हैं आपके स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज वो हैं जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है, मैग्नीट्यूड होता है सिर्फ। और वेक्टर क्वांटिटी वो है जिनके पास डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। और इनके एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी के एग्जांपल है डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, वर्क, और भी कई एग्जांपल है, ये मैंने थोड़े से आपको बताए हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी इस तरह की आपकी दो होती हैं। तो बेसिकली इसमें हमें पढ़ना है पूरा वेक्टर। तो वेक्टर से हम शुरुआत करते हैं। वेक्टर क्या होगा, हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर कैसे होता है, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली एक एरो से। एक एरो से हमारा वेक्टर रिप्रेजेंट किया जाता है। एरो की जो हमारी लेंथ होती है उसी को कहते हैं, एरो की जो लेंथ होती है वही होती है हमारा मैग्नीट्यूड। मतलब जितना लंबा हमारा एरो होगा, मतलब उतनी समझ लीजिए कि उतना ही हमारा वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। इसलिए वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो का ये बताता है हमें डायरेक्शन, कि वेक्टर की डायरेक्शन किधर की साइड है। ठीक है, ये जो एरो है इसकी लेंथ बताती है हमें मैग्नीट्यूड, और इसकी जो ये हेड है ये बताती है हमें डायरेक्शन। ठीक है, ये आपका होता है हेड, ये होता है आपका टेल। एक वेक्टर का इसे कहते हैं टेल, इसे कहते हैं एड। ठीक है, जितनी उसकी लेंथ है वो होता है मैग्नीट्यूड, जो उसकी हेड है वो बताता है डायरेक्शन किधर की साइड है। तो ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। इसमें रिप्रेजेंटेशन आप हर तरह ऐसे तो नहीं कर सकते। तो किसी भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये वेक्टर है, इसको वेक्टर बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऊपर हल्का सा एरो लगा दीजिए, ये समझ में आ जाएगा कि एक वेक्टर है। ठीक है, और वेक्टर की एक डायरेक्शन भी होती है। देखिए वेक्टर ये लिखा है आपका, अब इसको रिप्रेजेंट करने का आपका क्या तरीका है, वेक्टर ये लिख दिया। वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। वेक्टर का मैग्नीट्यूड मोड़ लगा के दोनों साइड ऊपर से वेक्टर का ये साइन एरो वाला। ठीक है, और वेक्टर की डायरेक्शन दिखाने के लिए उसके ऊपर ए कैप लगा देते हैं कि वेक्टर की डायरेक्शन है ए कैप। तो किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है कि ए वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इनटू आपका डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड से डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका एक वेक्टर निकल के आ जाएगा। देख लेते हैं हम टाइप्स ऑफ वेक्टर। वेक्टर के भी कई प्रकार के वेक्टर भी कई बहुत सारे टाइप के होते हैं। हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। सबसे पहले देख लेते हैं इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, आप खुद ही सोच के बताइए। इक्वल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाए। देख लीजिए, जैसे ए वेक्टर है वो है 5 मीटर नॉट, उसी तरह से अगर हमारा बी वेक्टर है, अगर वो भी 5 मीटर नॉट हो जाए तो ये दोनों हमारे कह सकते हैं कि ए वेक्टर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा बी वेक्टर। ठीक है,
लेकिन अगर यहाँ पे या तो मैग्नीट्यूड चेंज होता है और यहाँ पे अगर डायरेक्शन भी चेंज कर दी, नॉर्थ की जगह यहाँ पे आपने साउथ कर दिया 5 मीटर साउथ, तो आपके वेक्टर इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि वेक्टर इक्वल होने के लिए मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों का सेम होना बहुत जरूरी है। केवल मैग्नीट्यूड या केवल डायरेक्शन सेम होने से आपके इक्वल वेक्टर नहीं बन जाते, वो अनइक्वल ही रह जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर का पहला टाइप इक्वल वेक्टर का। दूसरा टाइप कौन सा होता है, वो होता है नेगेटिव वेक्टर या फिर अपोजिट वेक्टर। अब देख लीजिए वो क्या होते हैं। नेगेटिव वेक्टर या अपोजिट वेक्टर में ज्यादा कुछ नहीं होता, आपको सेम चीज करनी है कि आपका जो मैग्नीट्यूड है वो तो आपका रहेगा सेम, पर जो आपकी डायरेक्शन है वो आपकी हो जाएगी अपोजिट। मतलब कोई भी वेक्टर, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए ही मान लीजिए 5 मीटर उसमें था हमारा नॉर्थ, और वेक्टर दूसरा मान लीजिए आपका 5 मीटर हो गया साउथ। तो आप ये देखिए कि लेकिन हम ये देखिए वेक्टर ए है वेक्टर बी है, ये दो वेक्टर है, इनमें हमारा मैग्नीट्यूड तो सेम है 5 मीटर 5 मीटर, लेकिन डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है। जब डायरेक्शन एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हो जाती हैं तो हम कहते हैं कि वो अपोजिट वेक्टर है या नेगेटिव वेक्टर है। ठीक है, अपोजिट वेक्टर है या नेगेटिव वेक्टर है। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं a इज इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर, क्योंकि अपोजिट वेक्टर है, डायरेक्शन उल्टी हो गई तो हमने डायरेक्शन उल्टी कर ले माइनस लगा दिया, तो ये कह सकते हैं इक्वल्स टू माइनस बी वेक्टर जब हमारा वेक्टर जो है उसमें डायरेक्शन अपोजिट हो। ठीक है, ये आप क्या हो गया दूसरी तरह के वेक्टर। देख लेते हैं थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर में हमारा है पैरेलल वेक्टर्स। थर्ड टाइप ऑफ वेक्टर्स में हमारा है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स में क्या होता है, मैग्नीट्यूड जो है इनका हो सकता है सेम हो, मे भी सेम हो सकता है, लेकिन जो डायरेक्शन है इनकी वो तो सेम होती ही होती है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का पता नहीं लेकिन डायरेक्शन जो है इनकी सेम होती होती है। तो पैरेलल वेक्टर्स कैसे होते हैं, देखिए ये रहा एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर ये है बी। तो मैग्नीट्यूड को तो पता नहीं, छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम होती है अगर वो वेक्टर पैरेलल है। तो देखिए इसमें लिख सकते हैं हम ए वेक्टर पैरेलल टू बी वेक्टर। ठीक है, ये दोनों वेक्टर पैरेलल हैं अगर इनकी डायरेक्शन सेम है, मैग्नीट्यूड सेम हो चाहे ना हो। ठीक है, ये होगा आपके तीन तरह के वेक्टर। हमारा फोर्थ टाइप ऑफ वेक्टर क्या है, वो है एंटी पैरेलल वेक्टर। इनमें भी सेम चीज है कि मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या ना हो, मैग्नीट्यूड चाहे सेम हो या ना हो, लेकिन इसमें एक चीज बड़ी सही है कि इसमें डायरेक्शन जो है आपको अपोजिट रखनी है। मैग्नीट्यूड चाहे आप कुछ भी रखिए लेकिन डायरेक्शन आपको बिल्कुल अपोजिट रखनी है, तब जाके आपका वेक्टर जो है एंटी पैरेलल होगा। देखिए एक ये रहा वेक्टर, एक ये रहा वेक्टर, मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो, आपका जो डायरेक्शन है वो एक इधर की साइड है एक इधर की साइड है, मतलब आपका डायरेक्शन अपोजिट है, तो आपका ए वेक्टर जो है वो बी वेक्टर से एंटी पैरेलल है। ठीक है, देख लेते हैं फिफ्थ टाइप ऑफ वेक्टर कौन से होते हैं, को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, देखिए मैं आपको बताता हूँ, डेफिनेशन से तो नहीं मैं आपको बता दूंगा लेकिन डायग्राम से। एक वेक्टर ये है ए, ठीक है, दूसरा वेक्टर भी अगर इसी पॉइंट से शुरू होता है, चाहे वो सीधा जाए नीचे जाए ऊपर जाए, अगर दूसरा वेक्टर भी इसी एक पॉइंट से शुरू होता है तो हम उन्हें कहेंगे को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि इनिशियल पॉइंट ऑफ द बोथ वेक्टर्स आर सेम। लिख देता हूं मैं, को इनिशियल वेक्टर कौन से होते हैं, जिनमें इनिशियल पॉइंट ऑफ बोथ the vectors are same। अब ये दो वेक्टर की जगह तीन वेक्टर भी हो सकते हैं, जब भी वो तीनों कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर, क्योंकि अगर उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, जहां से उनका इनिशियल पॉइंट सेम है, वो जिन वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट सेम होता है वो कहलाते हैं आपके को इनिशियल वेक्टर। सिक्स्थ टाइप ऑफ वेक्टर वो कौन सा होता है, कोलिनियर वेक्टर। कोलिनियर वेक्टर कौन से होते हैं, जो वेक्टर बिल्कुल सीधे सीधे बनते हैं। देखिए एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, तीसरा वेक्टर ये रहा, चौथा वेक्टर ये रहा, मतलब बिल्कुल लाइन लगा के जो चलते हैं वेक्टर्स, वो होते हैं हमारे कोलिनियर वेक्टर्स। इसको हम एक तरह से और कह सकते हैं कि वो वेक्टर्स, दोज वेक्टर्स whose triangle formed having area is 0।
मतलब अगर वेक्टर देखिए, अगर यहाँ पे मैं एक और वेक्टर बना देता हूँ तो वो वेक्टर जो है वो ट्रायंगल बना लेंगे। तो इस तरह से जो वेक्टर ट्रायंगल बनाते हैं उनका, अगर देखो ये तो कोलिनियर है तो ये ट्रायंगल तो बनाएंगे नहीं। अगर ट्रायंगल बनाते, अगर ये ट्रायंगल है तो यहाँ पे जो ट्रायंगल नहीं बना रहे, तो यहाँ पे अगर जो ट्रायंगल फॉर्म होगा इन वेक्टर से उसका एरिया जो है वो 0 होगा। इस बात को एक अलग तरह से कहने का तरीका है, इस बात को आप याद कर लीजिए। जब कोलिनियर वेक्टर्स प्रूव करने होते हैं तो आप ये बता दीजिए कि ट्रायंगल जो उनसे बन रहा होगा उसका एरिया आप 0 प्रूफ कर दीजिए, आपका अपने आप प्रूफ हो जाएगा कि वो वेक्टर्स जो है वो कोलिनियर है। तो आपका 6 टाइप का वेक्टर हो गया। अब देखते हैं 7 टाइप ऑफ वेक्टर। लीजिए कोप्लेनर वेक्टर क्या होते हैं। कोप्लेनर वेक्टर होते हैं वेक्टर्स दोज lies in a same plane। जो वेक्टर सेम प्लेन में लाई करते हैं वो होते हैं हमारे कोप्लेनर वेक्टर, ठीक है, जो सेम प्लेन में लाई करते हैं। इनका जो वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड होता है वो 0। जैसे पिछले वाले केस में अगर कोलिनियर होते तो आपका जो वॉल्यूम ऑफ मतलब जो एरिया ऑफ ट्रायंगल था वो होता है 0। लेकिन अगर वेक्टर कोई कोप्लेनर है, जब वो ट्रायंगल बनाएंगे तो उस ट्रायंगल की जो वॉल्यूम है वो 0 होगी। अगर आपको कहीं पे प्रूफ करना हो कि कोई वेक्टर कोप्लेनर है या नहीं है तो आप ये बता दीजिए कि उनसे जो ट्रायंगल बन रहा है उसका वॉल्यूम अगर 0 आपने प्रूफ कर दिया तो आपको पता चल जाएगा कि ये कोप्लेनर वेक्टर्स ही हैं। कोप्लेनरिटी को शो करने के लिए मैंने आपको बताया, देखिए ये दो हैं, ये तीनों क्या एक प्लेन में है। ये आप मान लीजिए 3 वेक्टर्स हैं, देख लीजिए ये तीनों एक ही प्लेन में है। देखिए ये तीनों एक ही प्लेन में है। अगर आपको लग रहा है कि ये एक ही प्लेन में है तो इन्हें हम कह सकते हैं इस तरह से। 8 टाइप ऑफ वेक्टर की हम बात करते हैं वो होते हैं नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। ये वेक्टर क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे आपका एक ब्लॉक रखा है, मान लीजिए यहाँ से आपने F न्यूटन की फोर्स लगाई, यहाँ से भी आपने F न्यूटन की फोर्स लगाई। देखिए फोर्स तो आपने दोनों तरफ से लगाई, लेकिन आप सभी को भी पता है कि जब अपोजिट फोर्स है, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट फोर्स है, यहाँ से भी उतनी फोर्स लग रही है, वहां से भी उतनी फोर्स लग रही है, तो इसका टोटल रिजल्टेंट मतलब टोटल इसका क्या निकल के आएगा कि F नेट कितना है आपके यहाँ पे। F नेट तो आपके यहाँ पे 0 है। तो नल वेक्टर और जीरो वेक्टर में क्या होता है, आपका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 0 होता है। डायरेक्शन जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। नॉट डिफाइंड मतलब मैं आपको बताता हूँ, दोनों तरफ से इधर से भी लग रही है इधर से भी लग रही है, लेकिन जो आपकी F नेट है वो तो 0 है। जब मैग्नीट्यूड ही 0 है किसी वेक्टर का तो आप उसकी डायरेक्शन कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो आपके 8th वेक्टर हो गए नल वेक्टर और जीरो वेक्टर। अब देख लेते हैं आपका 9th वेक्टर यूनिट वेक्टर। इसके बारे में भी जान लीजिए। यूनिट वेक्टर जो है ये डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए बनाया गया। बेसिकली यूनिट वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 होता है, ठीक है। इसका डायरेक्शन डिफाइन करने के लिए बनाया गया है केवल। देखिए मान लीजिए x है, ये मान लीजिए y है, ये है z। एक्स वाई जेड में जो आप दिखाने के लिए बनाते हैं, अगर आप x डायरेक्शन में है तो वहां पे यूनिट वेक्टर होता है आपका i कैप। y डायरेक्शन में है तो वहां पे यूनिट वेक्टर जो होता है उसे कहते हैं j कैप, और z डायरेक्शन में है तो उधर की साइड जो यूनिट वेक्टर होता है उसे कहते हैं k कैप। i कैप x वाले का होता है, j कैप y वाले का होता है, k कैप होता है आपका z वाले का, ठीक है। लेकिन इन सभी का मैग्नीट्यूड जो है इन सभी का वो होता है आपका 1, ठीक है। ये हो गया आपका 1। इन सभी का जो मैग्नीट्यूड है मैंने आपको बताया मैग्नीट्यूड ऐसे शो करा जाता है। तो इन सभी का मैग्नीट्यूड जो है वो तो होता है 1। लेकिन आप कभी भी ये समझने की गलती मत कीजिए कि i वेक्टर इक्वल्स टू j वेक्टर होता है या j वेक्टर इक्वल्स टू k वेक्टर होता है। ये सभी डिफरेंट है क्योंकि इन सभी की डायरेक्शन डिफरेंट है, क्योंकि डायरेक्शन डिफरेंट है एक्स वाई जेड में, लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड है वो तीनों का इक्वल होता है 1, ठीक है। यूनिट वेक्टर में आपको ये चीज जान लेती थी i j k। तो आपको एक्स डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है i, वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है z, और वाई डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है j, और जेड डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करता है आपको k। तो ये तो हो गया आपके यूनिट वेक्टर i j k। इनका मैग्नीट्यूड 1 होता है, डायरेक्शन अपोजिट होती है तीनों की, और i j k आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये बात भी आप देख लीजिए, i j k जो ये तीनों वेक्टर्स हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। एक ऐसे है, एक ऐसे, और एक नीचे की तरफ डायरेक्शन में होता है, दूसरे प्लेन में चला जाता है। देखिए यहाँ पे आपको एक वेक्टर दिया है 0.5 i कैप माइनस 0.8 j कैप प्लस c k कैप। इसमें आपको c की वैल्यू फाइंड करनी है। अब जो इसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो याद रखिए, एक वेक्टर है, किसी भी वेक्टर का आपको मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हमेशा एक चीज करनी है
पहले तो आप अंडर रूट ले लीजिए, उसके अंदर आई वाले के सामने जो है वो 0.5 पहले उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर प्लस लगाइए। दूसरी बात जो जे वाले के सामने है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर आप प्लस लगाइए, फिर सी के वाले के सामने जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अंडर रूट में रखिए, उसके आई जे के वाले आगे वाले जो कंपोनेंट है उनको रखिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, तो 0.5 का स्क्वायर कितना होता है 0.25 और 0.8 का स्क्वायर कितना होता है 0.64 प्लस सी का स्क्वायर तो यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे अभी आपका अंडर रूट लगा हुआ है, यहाँ पे आपका यहाँ पे यूनिट वेक्टर है ए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, यहाँ पे तो तब भी 1 रह जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा 0.25 प्लस 0.64 कितना होता है ये होता है 0.89 प्लस सी स्क्वायर। अब सी स्क्वायर निकालने के लिए आप क्या कर सकते हैं 1 माइनस 0.89 करेंगे, यहाँ पे कितना बच रहा है 0.11। अब सी से यहाँ पे आप अंडर रूट उतार देंगे, ये निकल गई आपकी सी की वैल्यू बड़े आराम से। इस तरह से निकाल सकते हैं वैल्यू। आपको बस ये याद रखना है कि यूनिट वैक्टर में जो मैग्नीट्यूड होता है यूनिट वैक्टर का वो होता है आपका 1। ठीक है, देखिए आपका 10th टाइप ऑफ वेक्टर है पोजीशन वेक्टर। इसमें क्या होता है आपकी एक्स वाई जेड डायरेक्शन होती है, आपकी वाई डायरेक्शन है, या आपकी एक्स डायरेक्शन है, या आपकी जेड डायरेक्शन है। ठीक है, तो इन डायरेक्शंस में जाके अगर आप एक्स से आप गए 1 यूनिट ऊपर, वाई से आप गए 2 यूनिट ऊपर और जेड से आप गए 3 यूनिट ऊपर, तो यहाँ पे आपका पॉइंट क्या आ रहा है, इस जगह आपका पॉइंट आया 1 2 3। अब इसको यूनिट वेक्टर में डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है वो सीखेंगे हम पोजीशन वेक्टर में। यहाँ ओरिजिन से लेके इस वेक्टर तक ले जाइए, यहाँ पे वेक्टर है हमारा ए, यहाँ पे ओ। ठीक है, तो ओ ए जो हमारा वेक्टर बन के आ रहा है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे विद डायरेक्शन यूनिट वेक्टर्स का यूज करके, वो देखिए। एक्स का उसका आ रहा था 1, तो 1 के साथ अब लगा देंगे आई कैप, क्योंकि मैंने आपको अभी पढ़ा है एक्स के साथ होता है आई कैप, वाई के साथ होता है जे कैप और जेड के साथ होता है के कैप। तो आपने लगा दिया एक्स वाले में 1 आई कैप। ठीक है, 1 आई कैप। ठीक है, दूसरा है वाई वाले का 2 जे कैप। तीसरा देखिए जेड वाले का है 3 और जेड वाले के साथ क्या लगता है के कैप। तो ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया एक पोजीशन वेक्टर। मतलब कोई भी वेक्टर है उसको अगर आपको एक्स वाई जेड में तोड़ना है, एक्स वाई जेड में आपको लिखना है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं आपके कोऑर्डिनेट प्लेन पे। ठीक है, तो ये इस तरह से लिखते हैं आपका पोजीशन वेक्टर। मैंने आपको पोजीशन वेक्टर वही होता है कि आपको डायरेक्शन के साथ यूनिट यूज करके बताना है, मैग्नीट्यूड यूज करके बताना है कि क्या आ रहा है आपका वेक्टर। ठीक है, एक्स वाई जेड ये पोजीशन वेक्टर हो गया। हम देख लेते हैं एक बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका अगर एक पॉइंट है ए कि आपके एक्स वाई जेड के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1 और z1। ठीक है, और यहाँ पे आपका उससे नीचे यहाँ पे एक पॉइंट है b, यहाँ पे है x2 y2 और z2। तो यहाँ पे आपके 3 कोऑर्डिनेट हैं इनके। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए क्या करना है, पहले दोनों को ओरिजिन से जोड़िए। ये आपको काम आएगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको आगे भी करे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, पहले आप दोनों को ओरिजिन से जोड़िए, यहाँ से ओ ए माइनस ओ। ठीक है, दोनों को ओरिजिन से जोड़ दिया आपने। उसके बाद जो ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट है, ए और बीच का डिस्टेंस है, यही तो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है, आपको क्या करना है, ओ बी ए रहा वेक्टर, ओ ए रहा, तो आपको क्या करना है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना है। आपको मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए फाइनल इनिशियल से मतलब क्या है, आप x1 से चले हैं x2 की तरफ या x2 से चले हैं x1 की तरफ। मेरे को लगता है आप चले हैं x1 से x2 की तरफ। ठीक है, a से लेके आप b की तरफ चले हैं, पहले आपका a आया फिर आपका b आया। तो आपको क्या करना है, फाइनल पोजीशन x2 तक चले थे ना, x2 से x1 तक जाइए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बी ए वैक्टर कैसे निकलता है। बी ए वैक्टर निकालने के लिए आपको ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर करना पड़ेगा, ओ बी वैक्टर माइनस ओ ए वैक्टर। ठीक है, इसी तरह से निकलते हैं आपके वैक्टर। इन्हें हम कई केस में क्या देते हैं, इसे R2 वैक्टर, इसे क्या देते हैं R1 वैक्टर, लेकिन यहाँ पे आपके नाम है ओ बी और ओ ए वैक्टर। ओ बी वैक्टर माइनस ओ बी वैक्टर करना है। ओ बी वैक्टर में आपका क्या है x2 y2 z2 और ओ ए वैक्टर में क्या है x1 y1 z1। ठीक है, अब इन दोनों को करते हैं माइनस। देखिए हमारा बी ए वैक्टर क्या आएगा, बी ए वैक्टर क्या आएगा हमारा, ओ बी क्या है x2 माइनस x1 करना है आपको।
अब आपने एक्स वाले के साथ आपको क्या याद है, एक्स वाले के साथ आपका हमेशा आई आता है, तो x2 माइनस x1 के बाद आपने आई लगा दिया। उसके बाद क्या प्लस z वाले के साथ अब आप क्या लगाएंगे, z वाले के साथ जैसे आपने x2 x1 कर दिया वैसे ही z वाले के साथ कर देंगे आप y2 माइनस y1। ठीक है, फिर देख लीजिए आप k वाले के साथ क्या लगाएंगे, k वाले के साथ आप लगाएंगे z2 माइनस z1। ठीक है, तो इस तरह से आपका बी ए वैक्टर निकल गया, ओबी माइनस ओबी। ये है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ए और बी के बीच का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपका आ गया x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1 जे कैप और z2 माइनस z1 के कैप। ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इस तरह का आपको बहुत आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होने वाला है, तो इस बात को अच्छे से याद रखिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, हम देख लेते हैं इसी के ऊपर एक क्वेश्चन। तो देखिए आपको एक क्वेश्चन दिया है मैंने, पोजीशन वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को मिला के आपको देखिए पोजीशन वेक्टर दिया है 3i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप t क्यूब k कैप। ये आपको दिया है पोजीशन वेक्टर। इसमें आपसे पूछा है कि टाइम 1 सेकंड से लेके टाइम 3 सेकंड के बीच में आप डिस्प्लेसमेंट बताइए। इसमें आपको सिंपली से एक चीज करनी है, सबसे पहले देख लीजिए डी वेक्टर जो आपका दिया है पहले से आप सिंपली से यहाँ पे वेक्टर लिख लीजिए 3i कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप प्लस t क्यूब j k कैप। ठीक है, ये आपने लिख लिया वेक्टर। अब इसमें पहले पुट कीजिए 1 वाले की वैल्यू, तो यहाँ पे देखिए d1 वाले की वैल्यू आपने पुट करी 3i कैप तो ऐसी रह गया, यहाँ पे 4 की जगह 1 पुट करा तो 4j कैप हो गया, यहाँ पे t की जगह 1 पुट करा तो सिंपली से k कैप हो गया। तो ये तो आपका हो गया d1। अब बात करते हैं d, अगर आपने 3 पुट मतलब टाइम अगर आपने 3 सेकंड पुट करा तो क्या आएगा 3i कैप, यहाँ पे अगर आपने टाइम 3 सेकंड पुट करा तो 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 4 जो 36 j कैप। यहाँ पे अगर आपने 3 पुट करा तो 3 का क्यूब कितना होता है 27 k कैप। अब मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना बताया था। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकलता है d2 माइनस d1 होता है, लेकिन आपके यहाँ पे d3 माइनस d1 मतलब फाइनल से इनिशियल 1 से लेकिन 3 सेकंड था, लेकिन ये 3 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट था उससे माइनस करना है 1 सेकंड वाले डिस्प्लेसमेंट को। बहुत ज्यादा इजी है, 3 माइनस 3 0 हो गया तो 0i कैप प्लस 36 माइनस 4 कितना होता है 32 j कैप। अब प्लस देखिए 27 माइनस 1 के कैप मतलब 26 के कैप। ये निकल के आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट नेट, मतलब 1 सेकंड के 3 सेकंड के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया 32 जे कैप प्लस 26 के कैप। इस तरह से आपने पोजीशन वेक्टर का यूज करके दोनों टाइम यूज करके कि फाइनल टाइम से इनिशियल टाइम तक यूज करके आपने निकाल लिया उन दोनों टाइम के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है फैक्टर्स की हेल्प से। तो ये तो होगा आपका पहला क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस पे हम देख लेते हैं रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर। रिजोल्यूशंस ऑफ वेक्टर क्या होते हैं, जब वेक्टर को कंपोनेंट में तोड़ा जाता है, व्हेन वेक्टर इज ब्रोकन इनटू कंपोनेंट्स। अब वो कंपोनेंट्स में कैसे तोड़ते हैं यही मुझे आपको सिखाना है। ठीक है, ये आ गया आपका वाई एक्सिस, ये आ गया आपका एक्स एक्सिस। यहाँ पे हमारा एक वेक्टर है ए, यहाँ पे हमारा एक वेक्टर है ए, तो इस वेक्टर के ए के हेड से हमने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा। ठीक है, ये वेक्टर ए जो है एक्स एक्सिस से थीटा डिस्टेंस ऊपर है। ये जो सी डी है ये कितना होगा, इस ट्राइंगल में देखिए, इन ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में देख के बताइए, इन ट्राइंगल ओ सी डी, इस ट्राइंगल ओसीडी में देख के बताइए कि जो थीटा है उसके अगर आप सीडी के रेस्पेक्ट में लाना चाहते हैं ए को, तो आप क्या कहेंगे, ये तो हो गया आपका हाइपोटेनियस, ये आ गया आपका थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस वाला आपका कौन सा टर्म होता है, साइन थीटा। तो यहाँ पे लगाएंगे आप साइन थीटा इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, सी डी अपॉन कितना है, अपॉन हाइपोटेनियस मतलब आपका ए। ठीक है, तो आप सी डी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ए साइन थीटा। यही आपका हो गया आपका वेक्टर का वाई कंपोनेंट। वाई कंपोनेंट वेक्टर का ऐसे ही लिखते हैं हमेशा, वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया आपके वेक्टर का। सीडी जो है क्योंकि वाई डायरेक्शन में है तो वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट हो गया आपके वेक्टर का। किसी भी वेक्टर का वाई डायरेक्शन का कंपोनेंट निकले के लिए आपको सिर्फ उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। उसके बाद आप उसके जिस एंगल पे वो वेक्टर है उससे उसका साइन थीटा निकाल के मल्टीप्लाई कर दीजिए उस वेक्टर से, उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड से, उस वेक्टर का आपको वाई कंपोनेंट मिल जाएगा। यही चीज होती है हमारी वाई कंपोनेंट। ए साइन थीटा जो है इस ए वेक्टर का साइन थीटा,
ए साइन थीटा जो है इस ए वेक्टर का वाई कॉम्पोनेंट है, इसको हमने वाई कॉम्पोनेंट, दो कॉम्पोनेंट मतलब वाई कॉम्पोनेंट में तोड़ दिया है, ठीक है। अब इसी तरह से देखते हैं हम ओडी कैसे निकाल सकते हैं। ओडी कैसे निकाल सकते हैं, ओडी भी सेम टू सेम एक चीज होती है, ए कोस थीटा, क्योंकि ओडी जो है हमारा एक्स डायरेक्शन में है तो ये इससे निकलता है हमारा एक्स कॉम्पोनेंट, ओडी से निकलता है फिर हमारा एक्स कंपोनेंट। किसी भी वेक्टर का अगर आपको एक्स कंपोनेंट निकालना हो, उस वेक्टर का आपको केवल मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। आप उसके जिस एंगल पे वो टिल्ड है, जिस एंगल पे वो इंक्लाइंड है एक्स डायरेक्शन से, उस एंगल का आप कोस थीटा निकाल दीजिए, कोस थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, आपका निकल जाएगा एक्स कंपोनेंट। और अगर आपको वाई कंपोनेंट निकालना हो तो साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आपको अगर एंगल पता हो और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड पता हो तो आप किसी भी वेक्टर को दो पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ये आपका हो गया इस तरह का पहला क्वेश्चन। अब आपको इन दोनों वेक्टर्स जो दिए हैं 6 न्यूटन और 4√2 न्यूटन, इनका आपको क्या करना है, आपको कंपोनेंट में तोड़ना है, एक्स और वाई कंपोनेंट में। तो सबसे पहले आप लीजिए अपना ये वाला 4√2 न्यूटन, ये जो एक्स, ये तो आपका एक्स है, ये आपका वाई है, ठीक है। एक्स डायरेक्शन के साथ ये एंगल बना रहा है आपका, एक्स डायरेक्शन के साथ ही आपका एंगल बना रहा है 45। देख लीजिए, इसे देखे 6 न्यूटन वाले कंफ्यूज मत होइए, उसका एंगल बन रहा है 60। 4√2 न्यूटन आपके एक्स डायरेक्शन वाले के साथ बन रहा है 45 एंगल, 45 एंगल बन रहा है। इधर की साइड आप एक्स डायरेक्शन के साथ बन रहा है तो इधर की साइड आपका होगा एक्स कंपोनेंट 4√2 cos 45, ये आपका निकल गया एक्स कंपोनेंट। और cos 45 क्या होता है 1/√2, और जब आप इसको 1/√2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √2 हो जाएगा खत्म। तो 4√2 वाले का आपका एक्स कंपोनेंट ये रहा आ रहा है, ये आ रहा है आपका 4 न्यूटन 4√2 वाले का एक्स कंपोनेंट। अब 4√2 वाले का वाई कंपोनेंट देख लीजिए, 4√2 वाले का वाई कंपोनेंट में आपको यहाँ पे तो हो गया कोस थीटा, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा। साइन 45 भी होता है 1/√2, तो कोस इस वाले का क्या हो जाएगा 4 न्यूटन, यहाँ पे भी हो जाएगा। तो 4√2 वाले के दोनों कंपोनेंट टूटे हैं 4 न्यूटन में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे 6 न्यूटन वाले का, जिसका जो एंगल है वो हमारा आ रहा है 60 डिग्री से बनता हुआ, 60 डिग्री बनता आ रहा है वाई से। अब उसको कैसे सोल्व करेंगे देख लीजिए। बेसिकली बात ये नहीं होती है कि आपका एक्स डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बन रहा है, एंगल अगर आपका वाई डायरेक्शन के साथ भी बन रहा है तब कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको याद एक चीज रखनी है, जो ये हमारा वेक्टर है इसका एंगल बन रहा है वाई डायरेक्शन के साथ, ठीक है। तो जिस भी डायरेक्शन के साथ एंगल बन रहा है, जिस भी डायरेक्शन के साथ एंगल टच होता है, मतलब जैसे यहाँ से देखिए एंगल है वाई डायरेक्शन से टच, एक्स डायरेक्शन से टच नहीं है 6 न्यूटन वाले का, तो जहां से भी टच है वही साइड होती है हमारी कोस थीटा, मतलब वही साइड होती है हमारी एक्स कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे हमारा वाई साइड से हमारा टच है, 6 न्यूटन जो है 60 डिग्री एंगल बना रहा है वाई एक्सिस से, तो यहाँ पे ही होगा हमारा कोस थीटा। तो 6 cos 60, और cos 60 क्या होता है 1/2, 1/2 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे वो आ जाएगा हमारा 6 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा 3 न्यूटन। तो देख लीजिए इसका दिया हो गया 3 न्यूटन। अब इससे दूसरी साइड यहाँ पे होगा इसका 6 sin 60, 6 sin 60 कितना होता है √3/2, ठीक है। 6 × √3/2, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3√3। 6 न्यूटन वाले के भी दो कंपोनेंट टूट गए, 3 न्यूटन 3√3, ठीक है। ये टूटे कैसे मैंने आपको बता दिया, जिस भी डायरेक्शन में एंगल होता है उसी डायरेक्शन में हम लेते हैं हमारा कोस थीटा, उससे दूसरी डायरेक्शन में होता है साइन थीटा। यहाँ पे था इस डायरेक्शन में तो यहाँ पे लिया कोस थीटा, दूसरी डायरेक्शन में लिया साइन थीटा। आज का लेक्चर यही एंड करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसी वेक्टर को कंटिन्यू करते हुए। जब हमारा वेक्टर खत्म हो जाएगा तब मोशन स्ट्रेट लाइन जो लास्ट टॉपिक बचा है रिलेटिव वेलोसिटी रिलेटिव मोशन, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे साथ के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर कीजिए, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। ओके गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इसी टॉपिक के साथ।